हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल अवेयरनेस के। यहाँ पर हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? सबसे पहले हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं अल्पाधिकार का मतलब क्या होगा। देखो, अल्पाधिकार आपने एक वर्ड सुना होगा, ओलिगोपाली। एक होता है मोनोपोली मार्केट के केस में, ओलिगोपाली होता है जहाँ पर कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ सेलर होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पर कोई एक ही हो विक्रेता, उसी का पूरा एकाधिकार होता है उस पूरे मार्केट में। बट अल्पाधिकार में क्या होता है, ओलिगोपोली में क्या होता है, जहाँ पर कुछ विक्रेता होते हैं लेकिन दो से अधिक होने चाहिए। अगर एक हो जाएंगे तो मोनोपोली, एटलीस्ट दो या दो से अधिक होना चाहिए। ओके, अगर आप देखेंगे इसमें सिगरेट उद्योग हो गया, तंबाकू उद्योग हो गया, इसी तरह से कुछ और है जो विस्फोटक सामान वगैरह चीज़ें बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। फिर देखो, सेकंड क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी का है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता पहले आप समझ लीजिए है क्या बेसिकली। ये पूर्ण प्रतियोगिता यानी जहां पर बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं और कई सारे सामान होते हैं, कई सारे उनकी वैरायटी होती है। उसके अलावा मूल्य एक समान होते हैं, क्योंकि एक समान उत्पाद होता है जो एक विक्रेता होते हैं एक टाइप के, एक किसी विशेष प्रकार के जो सामान बेचते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर के जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, इसमें उत्पादों की जो कीमत होती है, जो प्रोडक्ट हमारे हैं उनकी जो कीमत होती है या जो उनका वितरण होता है, उस पर बहुत कम नियंत्रण रह जाता है, क्योंकि वे जो है एक कीमत पर या एक सेम रेट, आप देखे होंगे एक सेम रेट फिक्स होता है। उसी रेट पे जितने भी वहाँ पे मार्केट में जितने भी लोग बेचने वाले वो सामान रहेंगे, सभी लोग उसी रेट पे बेचते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ओके, नेक्स्ट देखो आप, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, रेगुलेटर की भांति कार्य करती है? मुझे लग रहा है इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये क्या करता है, जो भी लोग इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, निवेश करने वाले होते हैं, उनके हितों की रक्षा करता है, यानी उनका पैसा डूबे नहीं, इस बात का ध्यान रखते हैं। ओके, सेकेंड वाला हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप लोग, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आज जो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम। तो पहले जो है इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जब ये इसकी स्थापना की गई थी, और 1921 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, और कुछ पुराने क्वेश्चन होते हैं जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान में होती है। आप देखेंगे अभी इस समय कुछ 4 बैंकों के, जिसमें आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसी तरह से 3 और बैंक हैं। एक आपका उसमें है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 4 बैंक जिनका प्राइवेटाइजेशन या उनका निजीकरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उस समय आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, और फिर बाद में जो है इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। ठीक है, ये डेट भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, और इसका नाम फिर हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये भारत का जो है
सबसे बड़ा और पुराना वाणिज्यिक बैंक भी बन गया है। हालांकि इसके पहले भी कुछ बैंक आए थे, आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे इतना चीज़ें आप जानते रहिए, आरबीआई भी आप साथ में जानते रहिए। 1935 और 1949, यहाँ पे 1921 और 1955। अगला देखो आप, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। देखो जो कानून बनाना होता है, बजट पारित करना हो गया, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका आप लोग समझते हैं ना, जो मंत्री हो गए, इसके अलावा जो प्रशासकीय कार्यपालिका होती है जिसमें आपके डीएम एसडीएम ये लोग हो गए, तहसीलदार ये सब लोग आ गए। तो कानून बनाना हो गया, बजट पारित करना हो गया, कार्यपालिका पर नियंत्रण हो गया, ये सभी व्यवस्थापिका के कार्य हैं। देखिए 3 मुख्य रूप से जो रोल होता है ना, व्यवस्थापिका हो गया आपका, कार्यपालिका हो गया, इसके अलावा न्यायपालिका, यही सब चीज़ें हम देखते हैं ना। संसद की अगर बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये मिल करके संसद बनते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आप बिल्कुल जो है ना एकदम एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखते चलिए। जो बजट बनाना होता है, ये बजट बनाने में जो भी शामिल प्रक्रिया होती है, एक ये कार्यकारी आप कह सकते हैं एक प्रोसीजर होता है अलग से, ये कोई व्यवस्थापिका का कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ये वर्ड आप ध्यान दिया करिए। फिर देखो आप यहाँ पे, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ जो चीज़ें होती है ना, कुछ चर्चा में होता है विषय, या फिर कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में जो भी चीज़ें होती है ना उनसे रिलेटेड, उनको आप ज़रूर देख लिया करें। तो सामाजिक जो समझौता या फिर सामाजिक अनुबंध कह सकते हैं आप, जो सिद्धांत होता है, इसमें ये माना जाता है कि जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं किसी भी देश के, राज्य के, उनके जो राजनीतिक और नैतिक जो दायित्व होते हैं उस समाज की गठन के लिए जिसमें वे रहते हैं, एक उनकी तरफ से समझौता हो जाता है, अनुबंध हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक सामाजिक ढांचा बनाया गया, संविधान बनाया गया, हम उससे बंधे हैं नियमों से, उसी के अनुसार जो है हम आगे जो भी हमारा दायित्व होता है उसका निर्वहन करते हैं। और अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो ये तीनों ही नाम इससे संबंधित हैं। ठीक है, रूसो हो गया, हॉब्स हो गया, इसके अलावा लॉक हो गया, तीनों ही नाम यहाँ पर सही है। तीनों ही नाम बिल्कुल आप यहाँ पर याद रख लीजिए। इन तीनों ही लोगों को सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो संस्थापक है या उनके प्रणेता है उनके रूप में इनको माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 4th वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर आगे देखो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो जैसे आप देखेंगे अभी कुछ दिन बीच में चर्चा था दिल्ली जो राज्य का मुद्दा था, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान देते रहिए। बाकी क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का कहीं से भी, जो भी आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, उसमें से कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा, अभी देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाया गया, जबकि लद्दाख में नहीं बनाया गया। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, लेकिन लद्दाख में तो जिले वहाँ पर है, वहाँ पे विधानसभा नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। फिर आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक में मिला दिया गया। ठीक है, जब ये 2 यूटी बढ़े तो टोटल यूटी कितने हो गए थे, 9 हो गए थे, वापस से 8 हो गए। तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और कुल राज्यों की संख्या 28। ठीक है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र एनसीआर, जो क्षेत्र दिल्ली है, इसको प्रावधान इसका किया गया, और साथ साथ यहाँ पर जो है एक विधानसभा के लिए प्रावधान किया गया। विधानसभा होंगे तो चुनाव होगा और वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चीज़ हो गई। फिर वहाँ पे जो दायित्व होते हैं ना, एलजी में और मुख्यमंत्री में डिवाइड होता है। इसको लेकर के खासा विवाद भी रहा है, कोर्ट को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा।
फिर आपने देखा होगा केंद्र में एक अभी हाल ही में, जल्दी में आप देखेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी में एक संशोधन किया गया जहाँ पर एलजी की शक्तियाँ थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी रिलेवेंट करंट का मुद्दा होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़ लेना, उसको आप कोई मत छोड़ना है कोई भी। बाकी मैं करा रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस सेट्स के ही मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर के आऊँगा। इसके अलावा प्रीवियस से सॉल्व पेपर कुछ मैंने कराया पहले का, कुछ मैं आगे आपको और करवा दूंगा। देखो यहाँ पे अनुच्छेद 368 की बात की जा रही है। आई होप आप सभी को पता होना चाहिए आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है। कोई भी जिस जो संविधान में जोड़ना हो, निकालना हो, उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो। अब तो मूल प्रस्तावना में भी आप सभी जानते हैं वहाँ पर भी परिवर्तन हो गया था, केशवानंद भारती जो बनाम, ठीक है, इंडिया वाला जो मुद्दा चला था, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसमें अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद 3 वर्ड जोड़े गए थे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल आप जानते रहिए। फिर 2 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार जब आई थी 1978 में, 44th अमेंडमेंट, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया। ठीक है, तो टोटल जो 395 अनुच्छेद अभी भी है, उसमें सब अनुच्छेद बना करके लगभग 422-23 अनुच्छेद टोटल हो गए हैं। और अनुसूची आपकी 12 है, उसको आप ध्यान रखिएगा। 8 से लेकर के 12 तक बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 8 में, हालांकि उसके पहले के भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन 8 से लेकर के 12 तक बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 8 में क्या है, 22 जो भाषाएं हैं उनका प्रावधान है। 9 में क्या है, भूमि अधिग्रहण बिल वाला जो कानून है, और उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाल ही में आप देखेंगे ना, अनुसूची 9 को लेकर के जो रिजर्वेशन कोटा उसको इसमें डाला जाए, ताकि इसकी समीक्षा है, इसको चैलेंज न किया जा सके। कई तरह की चीज़ें थी। अनुच्छेद 10 में दल बदल विरोधी कानून वाला है, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर प्रशासन। तो बिल्कुल भैया अच्छे से जानते रहिए। अनुच्छेद 368 सीधे सीधे आपका क्या हो गया, संविधान जो है संशोधन की, जो है ये संसद की जो शक्ति है संविधान संशोधन करने की। ठीक है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है भारत में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आप सभी की कमेंट देखूंगा। फिर देखो आगे, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। देखो जो सैंधव सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा, इसलिए उसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। तो कुछ जो है ना 6-7, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर और पनावली हो गया, और कुछ इसी तरह से जो है ना लगभग 8-10 किस नदी किनारे हैं, किस राज्य में है, कुछ वहाँ की विशेष चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो राखीगढ़ी अगर आप देखेंगे तो ये भारत का सबसे बड़ा अभी हड़प्पाई स्थल है। ऐसे आप देखेंगे तो चूँकि पाकिस्तान में कुछ हड़प्पाई स्थल हैं। ठीक है, फिर देखो आगे, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। हौज खास जहाँ पे आपका आईआईटी भी है दिल्ली वाला, और सिविल सर्विसेज वाले बच्चे जो है यहाँ पर तैयारी भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मुखर्जी नगर हो गया, ये सब एरिया हो गया। तो 4 मीनार 13वीं शताब्दी में, आप सभी जानते हैं कि जब खिलजी वंश चल रहा था गुलाम वंश के बाद, 13वीं शताब्दी शुरू हो गया था, 13वीं शताब्दी का आप कर सकते हैं उत्तरार्ध था वो। ठीक है, या थोड़ा सा आप लोग सन जो वगैरह चीज़ें हैं ना, जैसे जब आपका पानीपत का युद्ध हुआ था तो मुगल वंश की नींव पड़ी। ठीक है, मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद अफगान तुर्क वगैरह आने शुरू हुए, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले लाहौर राजधानी बनाई, वहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत जो स्थापना शुरू हुई थी। फिर वहाँ से पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, इसी तरह आगे आपका चलता गया, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये क्रम जो है थोड़ा सा आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। और जो प्रमुख प्रमुख शासक रहे हैं उनमें उन्होंने क्या प्रमुख प्रमुख परिवर्तन किया है ना, जो मिडिवल आपका हिस्ट्री है, पार्ट है। ठीक है, फिर देखो आगे, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। 1911, मुझे लग रहा है सभी को पता होना चाहिए। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी
इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ, वहीं से इसको लिया गया है। और 1896, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो मैंने 1911 बोला ना, ये आपका राष्ट्रगान से संबंधित है। और 1896 है ना आपका ये राष्ट्रगान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर वाला हो गया, ठीक है, गीतांजलि से लिया गया है। जबकि वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके जो उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है। और 1896 में इसे पहली बार गाया गया था। और भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय गीत बन गया था। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, आप लोग सभी लोग बताइए, कब चलाया गया था? जब भैया बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मिडवल से कम आते हैं, और एंसेंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से आपका भी कुछ रहने वाला है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे ना कि जो एक एक क्वेश्चन हम लोग करें ना, बिल्कुल अच्छे से करें, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है ना उनको भी देखते चलें। बहुत जल्दी जल्दी आप पेज मत पलटते जाइए, क्वेश्चन आप समझते चलिए, ताकि दोबारा वो क्वेश्चन आपको भूले नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ, और आप सभी यही चाहते हैं, ठीक है। तो टीयर 1 एग्ज़ाम है, टीयर 2 एग्ज़ाम है, आगे भी बिल्कुल आपको काम देंगे ये सारे क्वेश्चंस जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अदर जो प्रैक्टिस सेट्स हैं रीजनिंग के, मैथ्स के, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो मस्ट है, आप देख लीजिएगा उनको सभी। फिर देखो, निम्न में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी बनी थी? आप सभी जानते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, 1327 में इसने क्या किया था कि जो राजधानी थी दिल्ली, उसको या कह सकते हैं कि देवगिरी को दौलताबाद नाम रखा, और दिल्ली, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया था देवगिरी, उसका नाम दौलताबाद उसने रख दिया था। और भी उसने कई जो है इसी तरह के, देखिए था तो विद्वान, लेकिन जो भी उसने योजनाएं बनाई ना उस पर मुहर नहीं लग सकी, या फिर वो असफल रहा। तो बिल्कुल आपका देवगिरी हो जाएगा। फिर देखो आगे, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक मस्जिद है अजमेर में, और 1192 में मोहम्मद गोरी जब वो युद्ध जीत गया था, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जहाँ पर गोरी हारा और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो उसी के आदेश पर उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। और बस इतना ही जानते रहिए इसके बारे में आप, ठीक है। 48 का तीसरा वाला। फिर देखो, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल अभी हाल ही में चर्चा में रहा ना, उसको आप ज़रूर जानते रहिएगा। यो संग त्यौहार या फिर यो संग महोत्सव या उत्सव, ये जो है वसंत ऋतु में 5 दिन तक मनाया जाता है मणिपुर में। बसंत मतलब फरवरी मार्च का महीना, तो मणिपुर का त्यौहार है यो संग त्यौहार। अच्छा, मणिपुर में ही एक चीज़ और भी है, लोकटक झील है। मैंने लोकटक झील नाम क्यों बताया, यहाँ पे क्यों चर्चा किया, इसमें एक फुमडी जो पाए जाते हैं ना, जो उसमें वहाँ पे आप देखे होंगे, नाम सुना होगा आप सभी ने, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, केबुल लामजाओ के बारे में खास बात क्या है कि ये दुनिया का जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, लोकटक झील। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए आप लोग कमेंट करके, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दोनों आप कमेंट करके बताएं जल्दी से, ठीक है। चिल्का है, आई होप आप सभी को पता होना चाहिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर देखो अगला, कश्मीर की पूर्वी सीमा किससे लगी हुई है? क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चर्चा में रहा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख जो है देश में अब सबसे पूर्वी सीमा बनाता है चीन के साथ में, या कह सकते हैं कि जो तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, या फिर वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश है पूरी तरह से, उसके साथ साझा करता है। तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है ये लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया ना, तो ये हमारा थोड़ा सा ऐसे रहेगा। और अब देखिए, ये अलग बात है कि इतना पीओके, इतना ये चीन के चला गया, अक्साई चीन हमारा ही सब हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है।
फिर देखो अगला, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी बहती है। सिक्किम से बहते हुए आती है, पश्चिम बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तीस्ता नदी जल विवाद आप देखे होंगे भारत का बांग्लादेश के साथ, ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। तो जलपाईगुड़ी जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। गंगा के बाद जो है पश्चिम बंगाल की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। अब गंगा भी देखिए ना, जैसे पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर ऐसे है, ये आपका बांग्लादेश ऐसे हो गया, यहाँ आपका सिक्किम हो गया। गंगा भी यहाँ पर आती है ना, आपने देखा होगा गंगा यहाँ पे चली गई आगे, और ये यहीं से एक शाखा गंगा की कौन सी नदी है भैया, आप लोग बताया करिए, ठीक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। फिर देखो आगे, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? जल विभाजक, सिंधु और गंगा नदी की घाटियां। देखो जो अरावली श्रेणियां है, ये भारत में आप कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पहाड़ का उदाहरण है, या पर्वत कहिए, क्योंकि पहाड़ और पर्वत में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। 1000 मीटर से जो नीचे रहते हैं, जो ऊपर रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोग क्यूरियस होइए और थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल देखने का प्रयास करिए। जब आप कोई चीज़ सर्च करने जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन और मिल जाते हैं, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो गुजरात से शुरू होकर के अरावली जो श्रृंखला है राजस्थान होते हुए दिल्ली तक चली गई है। और अरावली के उत्तर में सिंधु नदी जो प्रवाह तंत्र, उसमें आप देखेंगे सतलज है। ऐसे यहाँ से ऊपर उत्तर से स्टार्ट करेंगे आप लोग तो चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरह से। और सिंधु उनकी मुख्य शाखा है, सभी नदियाँ जो है आपकी चली जाती हैं पाकिस्तान में, उसके बाद अरब सागर में गिरती हैं। और उसके दक्षिण में आप आएंगे तो गंगा प्रवाह का तंत्र है पूरा, जिसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है, यमुना है। कुछ जो है पूर्वी हिस्से से या बाएं तरफ से गंगा नदी में मिलती है, कुछ दाहिने तरफ से मिलती हैं। दाहिने तरफ से जैसे यमुना हो गया आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये सब चीज़ें जानते रहिए। और भारत में अगर आप देखेंगे ना, सबसे जो बड़ा नदी प्रवाह तंत्र या फिर नदी है गंगा नदी। और दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। 5 नदियाँ देखी है ना, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। ये 5 नदियाँ जो हैं, जिसमें लूनी आपकी अरब सागर में पहुँच भी नहीं पाती, बीच में लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। शेष 4 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और चारों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती, जबकि सभी पश्चिम से पूर्व बहती हैं। जम्मू कश्मीर या उधर की उत्तर साइड की जो नदियाँ छोड़ दीजिए उनको अगर आप, तो उत्तर की बहते हुए फिर दक्षिण की तरफ बहते हुए, तो उनको छोड़ दीजिए आप 1 मिनट के लिए। शेष जो नदियाँ हैं ना, जो भारत में ही प्रमुख रूप से बहती हैं, तो ये 5 नदियों को छोड़ करके सभी नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व बहती हैं। जबकि ये 5 नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी, ये सभी जो है अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व से पश्चिम उल्टे बहती हैं। जिसमें लूनी नदी आपकी कच्छ के रण में खो जाती है। और माही नदी के बारे में विशेषता है, मध्य प्रदेश से निकलती है नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। सभी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? 30 मिनट्स का करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम में आपका नहीं लेंगे यहाँ पर, 30 मिनट में। और जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे ना, वहाँ पे हम 45 मिनट्स तक मैक्सिमम लेके चलेंगे, यानी जितने टाइम में आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी करते हैं। तो अंडमान सागर में आपका एक बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। तो अंडमान द्वीप समूह। फिर देखो आगे, वर्तमान में विश्व के कपास कॉटन निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखो कुछ चीज़ें जैसे भारत में उसने वृद्धि दर्ज की है या कोई चर्चा का विषय रहा हो, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा स्थान भारत का हो गया, ठीक है। फिर देखो आगे,
भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? मानसून जो दक्षिणी, या कह सकते हैं कि जो बेल्ट खिसकती है ना आपका ITCZ, जब साउथ से नॉर्थ की तरफ खिसकता है ना, तो दो वहाँ से शाखाएं बढ़ जाती है। एक तो आपका अरब सागर शाखा बन जाती है, और दूसरी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में, और बाद में वही जो उत्तर पूर्वी मानसून। तो आपको बताना है 55 का 55 का। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कोरोमंडल और रायलसीमा बेसिकली है क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये लौटता हुआ मानसून है भैया, लौटता हुआ मानसून। जब मानसून लौटने लगता है ना, तो उत्तर पूर्वी मानसून बन जाता है। और आपने देखा होगा ना, तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, चलो आगे। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? देखो, जो जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस में। 56 का, आप सभी को पता है एक फार्मूला, हाफ mv², यानी किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और अगर इसकी गति दोगुनी कर दी जाए, मतलब वेलोसिटी को दोगुना कर दीजिए, आप दोगुना करके देख लीजिए। m हो गया, यहाँ पे अगर आप 2 भी कर देंगे, 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ हो गया, m हो गया, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और v² मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखो, पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, लेकिन इसका 4 टाइम्स हो गया अभी। ये जब वेलोसिटी हमने दोगुनी करी, तो ये जो पहले गतिज ऊर्जा था इसका 4 टाइम्स यहाँ पे आ गया। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, 4 गुनी हो जाती है। सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखो आप, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? धारिता मतलब आयतन, विशिष्ट ऊष्मा आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। एक देखो होती है लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, जो अवस्था परिवर्तन होता है ठोस से द्रव, द्रव से गैस। और एक होता है विशिष्ट ऊष्मा, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ऊष्मा उसके अंदर जा रही है, पता नहीं चला ऊष्मा कहाँ गया, बाद में परिवर्तन दिखता है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। इसका फ़ायदा सभी को मिलता है। गर्मियों में जो अंडरग्राउंड वाटर ठंडा मिलता है, और ठंडे के मौसम में गर्म मिलता है पानी। ठीक है, तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जल। फिर देखो आगे, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? देखो, एक नाम है, आप लोग बिल्कुल जानते रहिए, थर्मोस्टेट बोलते हैं। थर्मोस्टेट में क्या होता है ना, कि तापमान जो होता है एक सेट कर दिया जाता है, और उसको ये बनाए रखता है उस उतने तापमान पर। ठीक है, जैसे हम अगर आप देखेंगे तो एयर कंडीशनर हो गया, ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, वाटर हीटर हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी रिलेटेड फैक्ट है उनको आप निश्चित रूप से आप लिख लीजिए, या फिर दिमाग में उनको आप सेट कर लीजिए। मनुष्य के नाखून, बाल भी आप इसी में काउंट कर लीजिए। केराटिन, ठीक है। एल्बुमिन क्या होता है? जो मूत्र में जो अनवांटेड पदार्थ होता है उसको एल्बुमिन बोलते हैं। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? देखिए, सभी धमनियां जो होती है ना शुद्ध ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, एक को छोड़ करके, सॉरी। और उसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी, या फिर पल्मोनरी धमनी, या आर्टरी। आर्टरी मतलब इंग्लिश नाम है धमनी का, तो पल्मोनरी आर्टरी बोलिए, या फिर इसी को फुफ्फुस धमनी बोलिए। ठीक है, इसी तरह से सभी सिराएं जो होती हैं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, जबकि जो फुफ्फुस या फिर पल्मोनरी जो सिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये बिल्कुल आप लोग जानते रहिएगा। धमनियाँ हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं शरीर के लिए, हार्ट से शरीर को लेके जाती हैं। सिराएं रक्त तो वापस लेके आती हैं अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है। अशुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिर देखो, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हरा पालक, तो हरे पालक में विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी और सी भी पाया जाता है। इसके अलावा आयरन पाया जाता है। ठीक है, गुड़ हो गया, आंवला हो गया,
पालक हो गया, इन सभी में आयरन पाया जाता है। एक क्वेश्चन अभी देखिए हाल में पूछा गया था सीटेट में, गुड़, आंवला, पालक सभी में आयरन पाया जाता है। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम। फिर आगे, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी। सीएनजी में आप मत इसको कंफ्यूज होइएगा, गोबर गैस में मीथेन होता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल आप थोड़ा सा ना इसको क्लेरिफाई रखेंगे आप। निम्न में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? गैलेना जो कि एक अयस्क है, ठीक है, लेड के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राइट आंसर लेड सल्फाइड। गैलेना होता है PbS और इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? लेड प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? लेड जो कि बैटरी वगैरह बनाने में उसका उपयोग होता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमने 28 क्वेश्चन लिया ना, 230 के लिए हमने बोला था आपसे। तो 28 क्वेश्चन यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे सॉल्व किया और कोशिश करेंगे हम लोग अगली बार 30 क्वेश्चन हो। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कम रह गया और मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में भी समराइज़ करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पर फिर एक्सप्लेनेशन का पार्ट कम रह जाएगा। तो आई होप आप सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिला होगा। आपकी तैयारी के लिहाज को देखते हुए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आगे भी इसी तरह से आप लोग हमसे जुड़े रहिए। आगे भी आपको इसी तरह से मॉडल प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो भी उसमें रिलेटेड या रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे या जो भी फैक्ट होंगे वो सभी आपको बताए जाएंगे। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, या फिर वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा। बाकी की वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, सारे वीडियोज मैथ्स के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में हमारे चैनल से आप सभी लोग ज़रूर जुड़ें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।